गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर और इंडियन ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे सिंचाई से संबंधित जो परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं की बात कर रहे थे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, टॉपिक था हमारा सिंचाई से संबंधित, इरिगेशन। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने एक परियोजना की बात की थी, भाखड़ा नांगल परियोजना। अब हम आज दूसरी परियोजना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना। अब देखिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में हम सर्वप्रथम पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि यह किस राज्य से बहती है और कहाँ जाकर ये किस नदी में समाहित हो जाती है, इसके बारे में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो देखिए, ये जो नदी है, ये झारखंड राज्य के जो छोटा नागपुर का पठार है, वहां से ये इसका क्या माना जाता है, उद्गम माना जाता है, वहां से ये निकलती है। ठीक है, और यहाँ छोटा नागपुर पठार की बात करेंगे तो छोटा नागपुर पठार के ऊंचाई 610 मीटर की ऊंचाई से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। छोटा नागपुर पठार पर 610 मीटर की ऊंचाई पर ये नदी वहाँ से निकलती है। और इसकी लंबाई की बात करते हैं, इस नदी की लंबाई कितनी है? तो 530 किलोमीटर इस नदी की लंबाई पाई जाती है लगभग। कौन कौन से राज्य में बहती हैं इसकी बात करेंगे तो देखिए, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल, तीनों राज्यों में बहकर ये आगे किस नदी में समाहित हो जाती हैं? हुगली नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? ये हुगली नदी में मिल जाती है। अब देखिए, बिहार प्लस झारखंड, जहाँ से इसका उद्गम है, इन दोनों राज्यों की बात करेंगे तो इन दोनों राज्यों में ये लगभग कितनी बहती हैं? 290 किलोमीटर। ठीक है, अब रह गया आपका पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत ये बहती है 240 किलोमीटर। अब टोटल लेंथ की बात करेंगे, 290 और 240 लगभग कितना आता है? 530 किलोमीटर। तो इसकी कुल जो लंबाई है वो 530 किलोमीटर है। हमने ये देखा है कि ये कौन कौन से राज्य में बह रही है और कहाँ, कौन सी नदी में जाकर ये समाहित हो जाती है, इसके बारे में हमने देख लिया है। अब देखिए, इस नदी की विशेषता की बात करेंगे। इस नदी की विशेषता क्या है? अब ये ऊपरी क्षेत्रों से ऊपरी घाटी में जब इसका उद्गम होता है तो उस ऊपरी क्षेत्र में जो घाटी होती है उसमें क्या आती है? अत्यधिक वर्षा के कारण जल आ जाता है, अत्यधिक वर्षा होती है। जहाँ से ये उद्गम होता है, इसका ऊपरी घाटी का जो क्षेत्र है, वहाँ उस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण क्या है? बाढ़ उत्पन्न हो जाती है। अत्यधिक वर्षा के कारण क्या है? बाढ़ उत्पन्न हो जाती है। तो ये एक भयंकर समस्या उत्पन्न हो रही है।
बाढ़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा है। इसके निराकरण के लिए भारत सरकार ने 1948 में, कब? 1948 में एक कानून बनाया। इससे क्या है? अत्यधिक वर्षा हो रही है, बाढ़ उत्पन्न हो रही है, भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए भारत सरकार ने 1948 में एक कानून बनाया। और वो कानून क्या बनाया? देखिए, जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, नदी घाटी, इसके सर्वांगीण उन्नति के लिए भी दामोदर नदी घाटी है। दामोदर नदी की बात करेंगे तो ये भयंकर बाढ़ उत्पन्न कर रही हैं। तो इसकी उन्नति के लिए क्या बनाया? एक निगम बनाया, डीवीसी। क्या बनाया? डीवीसी बनाया, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी निगम, इसकी स्थापना की। किसकी? दामोदर नदी घाटी निगम की, डीवीसी की स्थापना की। ठीक है, किसने की? भारत सरकार ने की। कब की? 1948 में। अब देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इस डीवीसी का जो मुख्य उद्देश्य था बनाने का, वो उद्देश्य क्या था? क्यों इसको बनाया गया? तो देखिए, ये कौन कौन से राज्य में बह रही हैं? बिहार में, झारखंड में और पश्चिमी बंगाल में। ये 3 राज्यों में बहती है। इन तीनों राज्यों के आर्थिक विकास के स्तर को ऊंचा करना या बढ़ाना तथा यहाँ के जो निवासी हैं, उन निवासियों का जो जीवन स्तर है, उस जीवन स्तर को बढ़ाना या उसकी वृद्धि करना। ये मुख्य उद्देश्य किसका था? डीवीसी का था। इसीलिए क्या है, वहाँ पर आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा हो जाए, वहाँ पर रहने वाले जो निवासी हैं, उन निवासियों की बात करें तो वहाँ उनके निवासियों के जो जीवन स्तर है वो भी क्या हो जाए? ऊंचा हो जाए। ये उद्देश्य डीवीसी का था। ये जो भयंकर बाढ़ उत्पन्न होती है, इससे जन और धन दोनों की क्या होती है? बहुत ज़्यादा मात्रा में हानि होती है, जिसके कारण क्या है? व्यक्ति का जीवन स्तर तो नीचे आता है। संपूर्ण क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ के आर्थिक विकास पर भी वो प्रभाव डालता है। तो उसके निराकरण के लिए किसकी स्थापना की? डीवीसी की स्थापना की। तो देखिए, हमने क्या क्या अध्ययन किया है कि ये कहाँ से निकल रही है। एक बार रिपीट कर देता हूँ। झारखंड के छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम माना जाता है। लगभग कितनी ऊंचाई पर उद्गम है? 610 मीटर की ऊंचाई पर है। लंबाई इसकी 530 किलोमीटर है, जो बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल तीनों राज्यों में पाई जाती है और अंततः किस नदी में मिल जाती है? हुगली नदी में। बिहार और झारखंड की बात करेंगे तो वहाँ पर कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है? 290। और पश्चिमी बंगाल में ये 240 किलोमीटर बहती है। फिर ये कहाँ मिल जाती है? हुगली नदी। ठीक है, इसकी विशेषता की बात करते हैं तो ऊपरी घाटी जो क्षेत्र है इस नदी का, उसके अंतर्गत अत्यधिक वर्षा होती है, जिससे क्या उत्पन्न होती है? बाढ़ उत्पन्न होती है। इसके निराकरण के लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया। कब बनाया? 1948 में बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वहाँ उसकी दामोदर नदी घाटी की सर्वांगीण उन्नति करनी थी। क्या बनाया? डीवीसी बनाया। एक कानून के तहत क्या बनाया? डीवीसी बनाया, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई।
अब इसकी जो स्थापना की गई है उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन था बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, ये जो तीनों राज्यों में ये बह रही है, वहाँ पर आर्थिक विकास के स्तर को ऊंचा करना। दूसरी बात, वहाँ पर रह रहे निवासियों का जो जीवन स्तर है उस जीवन स्तर को ऊंचा करना इनका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। तो ये हमने इसके बारे में समझने देखी। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें हैं वो हम बात कर लेते हैं। अब ये जो आर्थिक विकास के स्तर की बात कर रहे हैं या बात करें हम वहाँ के निवासियों के जीवन स्तर की, तो जो निराकरण किया गया वो डीवीसी के द्वारा किया गया है। तो वो किस माध्यम से किया गया है ये हम देखेंगे। ऐसा क्या कार्य किया गया है वो हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए, इस परियोजना के अंतर्गत कुल कितने बांध बनाए गए? 8 बांध बनाए गए। दामोदर नदी घाटी जो डीवीसी है, इस परियोजना के तहत कितने बनाए गए? 8 बांध बनाए गए। प्लस में क्या बनाया गया? एक अवरोधक बांध बनाया गया। क्या बनाया गया है? एक अवरोधक बांध बनाया गया। ठीक है, ये तो हो गई बांधों की बात। अब इन बांधों के निकट बात करेंगे। इनके निकट जल विद्युत केंद्रों का निर्माण किया गया। किनके निकट? इन बांधों के निकट जल विद्युत केंद्रों का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त तटीय जो विद्युत ग्रह हैं, तटीय विद्युत ग्रह जल से ही तटीय जो विद्युत ग्रह हैं वो तटीय विद्युत ग्रहों का भी निर्माण किया गया। और कितने बनाए गए तटीय विद्युत ग्रह? 3 बनाए गए। कितने बनाए गए? 3। कौन कौन से बनाए गए? 3। किस क्षेत्र में है? एक तो है बोकारो, दूसरा है चंद्रपुरा और तीसरा है दुर्गापुर। 3 तटीय विद्युत ग्रह हैं। कौन से हैं? बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर। और इसके अंतर्गत जब हम नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं और 8 बांध, एक अवरोधक बांध, जल विद्युत केंद्रों की बात करते हैं, तटीय विद्युत ग्रहों की बात करते हैं, तो ये जो संपूर्ण कार्य है, ये जो निर्माण कार्य है, या हम बात कर सकते हैं इसको बनाने का जो कार्य है, वो बनाने का कार्य है। चरण की बात करते हैं तो कितने चरणों में संपन्न हुआ? 2 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण में क्या क्या चीज थी, द्वितीय चरण में क्या क्या चीज थी, इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए हम बात करते हैं कि ये जो सारा का सारा कार्य है ये कितने चरणों में संपन्न हुआ है। प्रथम चरण की बात करते हैं, द्वितीय चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण में कौन कौन से बांधों का निर्माण किया गया? द्वितीय चरण में कौन कौन से बांधों का निर्माण किया गया? ये देखिए, हम बात करते हैं प्रथम चरण की। प्रथम चरण के अंतर्गत 4 बांध प्लस एक अवरोधक बांध। कितने बांध बनाए गए प्रथम चरण में? 4 बांध प्लस में एक अवरोधक बांध बनाया गया। और जो तटीय विद्युत ग्रह थे वो भी प्रथम चरण के अंतर्गत बनाया गया। ठीक है, अब 4 बांध कौन कौन से बांध थे उनकी बात करेंगे हम। तो देखिए क्या नाम है उनका? तिलैया
मेथान, पंचेत और कोनार, ये बांधों के नाम हैं। 4 बांध कौन कौन से हैं? तिलैया बांध, मेथान बांध, पंचेत बांध और कोनार बांध। ठीक, ये 4 बांध हो गए। फिर हम बात करते हैं एक अवरोधक बांध है, वो कौन सा है? दुर्गापुरा। दुर्गापुरा क्षेत्र में एक अवरोधक है बांध बनाया गया है, तो दुर्गापुर अवरोधक है बांध, ये एक अवरोधक है बांध है। अब देखिए तटीय विद्युत ग्रहों की बात करते हैं तो वो कौन कौन से हैं? बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर। ठीक है, ये प्रथम चरण के अंतर्गत निर्माण कार्य स्पष्ट हुआ है। ठीक, अब देखिए प्रस्तावित किए गए, उसके बाद में धीरे धीरे ये बनने शुरू हो गए। अब द्वितीयक चरण के अंतर्गत कौन कौन से थे? देखिए द्वितीयक चरण की बात करते हैं हम। द्वितीयक चरण में शेष जो कार्य था 4 बांध, ये प्रस्तावित हुआ। ठीक है, 4 बांध कौन कौन से थे? ये देखिए 4 बांधों की बात करेंगे हम, कौन कौन से थे। ये 4 बांध अलग हैं और फिर जो 4 बांधों की बात करते हैं ये अलग है। तो पहला जो बांध था बरमो, अगर, बाल पहाड़ी और बोकारो। अब देखिए बोकारो यहां भी है, ये विद्युत ग्रह है और बोकारो बांध का नाम भी है, तो आप विचलित मत हो जाना। तो 4 बांध कौन से हैं? 4 बांध हैं बरमो, अधर, बाल पहाड़ी और बोकारो। ये द्वितीयक चरण में क्या हुआ? इसका निर्माण कार्य प्रस्तावित हुआ। तो जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है उसका जो निर्माण हुआ है वो 2 चरणों में हुआ। दोनों चरणों को हमने यहाँ पर विस्तृत रूप से देख लिया है कि कौन से चरण में किस प्रकार का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रत्येक बांध के बारे में। जैसे ये बांध है तिलैया, मेथान, पंचेत, कोनार, बरमो, अदर, बाल पहाड़ी और बोकारो, इनकी हम बात करेंगे। एक अवरोधक बांध की भी बात करेंगे। तो चलिए हम इन बांधों के बारे में देखते हैं कि इनका निर्माण कार्य कब हुआ और ये कौन सी नदी पर बनाया गया है। ये बांध कितने मीटर इसकी लंबाई है, क्या इसकी विशेषता है, ये हम बात देखेंगे। पहले बात करते हैं तिलैया बांध की। तिलैया बांध है वो किस क्षेत्र में है? हजीराबाद, झारखंड क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हजीराबाद जिले में किस बांध का निर्माण किया गया? तिलैया बांध का निर्माण किया गया। अब देखिए हजीराबाद जिले में एक नदी का नाम आता है बराकर नदी। कौन सी नदी पर है? ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी पर है ये बांध? तिलैया बराकर नदी पर है और किस जिले में है? हजीराबाद जिले के अंतर्गत है। अब इस बांध का जो निर्माण है वो कब किया गया? 1953। ये समय है जिस समय बांध का निर्माण किया गया है। अब इस बांध के निर्माण की बात करते हैं तो ये 340 मीटर क्या है? लंबा है, 37 मीटर क्या है? ऊंचा है। इसकी लंबाई और ऊंचाई की बात करते हैं तो 340 मीटर क्या है? ये लंबा है और 37 मीटर क्या है? इसकी ऊंचाई पाई जाती है। और इसी के निकट एक जल विद्युत ग्रह बनाया गया है जिसकी उत्पादन क्षमता लगभग 60 मेगावाट है। जिसकी उत्पादन लगभग कितनी है? 60 मेगावाट उत्पादन क्षमता है।
अब देखिए इससे जल विद्युत उत्पन्न हो रहा है, तो ये जो जल विद्युत है ये कहाँ पर पहुँचती है, ये देख रहे हैं जो कोडरमा, आपने नाम सुना होगा कोडरमा प्लस हजीराबाद, इन दोनों क्षेत्रों में एक खान पाई जाती हैं। कौन से खनिज की खान पाई जाती है? अभ्रक की खानें पाई जाती हैं, और अभ्रक की खानों के लिए कोडरमा विश्व में प्रसिद्ध क्षेत्र है, हजीराबाद भी एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। इन अभ्रक की खानों में जल विद्युत पहुंचाई जाती है। किस बांध के द्वारा निर्माण हुआ है उसका? उस विद्युत का तिलैया बांध पर उसका निर्माण किया गया 60 मेगावाट। तो ये बांध के बारे में हमने देखा, कौन सी नदी पर है, कब बना, क्या उसकी विशेषता है, कौन सा जल विद्युत गृह, कहाँ उसकी जल विद्युत पहुँचती है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे भी अनेक बांधों की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।